वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जैसे लाइट के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लाइट की ड्यूअल नेचर है। लाइट की कौन कौन सी नेचर है? वेव नेचर, जो हमने फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में पढ़ी, और पार्टिकल नेचर, जो हमने सेकेंड ईयर के इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। तो ये सोचते हुए, देखते हुए, डी ब्रॉय, जिसको हम डी ब्रोगली कहते हैं, उसने कहा कि अगर लाइट की ड्यूअल नेचर है, लाइट जिसको यानी वेव समझते थे, अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी पार्टिकल नेचर तो है ही, क्योंकि वो है ही पार्टिकल्स, लेकिन वो साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। उसका ये हाइपोथेसिस था, मफरूजा था, एजम्पशन थी, जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने वेरीफाई की, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की, जिनमें डेविसन और जर्मर, जो कि अगला आर्टिकल है उनका एक्सपेरिमेंट, वो मौजूद है। अच्छा, डी ब्रॉय को इस एजम्पशन पे, हाइपोथेसिस पे नोबेल प्राइज मिला गालबन 1927 में। और डेविसन और जर्मर और जीपी थॉमसन, जे थॉमसन का बेटा, उनको एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन करने पे नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसको एजम्पशन पे और उनको ये एजम्पशन साबित करने पे नोबेल प्राइज मिला कि पार्टिकल्स भी वेव नेचर रख सकते हैं। लेकिन कौन से पार्टिकल? जो छोटे पार्टिकल्स हैं। दो शर्तें मैं अक्सर बच्चों को लिखवाता होता हूँ, क्या आप लिखें कि कौन कर सकता है वेव नेचर शो? ओनली माइक्रो पार्टिकल्स मूविंग या ट्रेवलिंग at very high speed can display or show or manifest show wave nature। ठीक है, तो दो कंडीशन इसमें मैंने बताई हैं कि पार्टिकल कौन सा हो, छोटा पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल, और ट्रेवल कर रहा हो बहुत हाई स्पीड पे। अगर पार्टिकल छोटा, स्पीड हाई नहीं है, तो वेव नेचर नहीं शो करेगा। अगर स्पीड हाई है लेकिन पार्टिकल बड़ा है, तो भी वेव नेचर शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल जो है कंफर्मेशन भी मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। फिलहाल कहा क्या उसने, डे ब्रॉय ने, वो देखते हैं। तो कहता है जी, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट light displays a dual nature, it acts as a wave and it acts as a particle. Assuming symmetry in nature, the French physicist Louis de Broglie proposed in 1924 that particles should also possess wave-like properties. The particles में भी wave-like properties होनी चाहिए। और उसने वेवलेंथ का भी एक फार्मूला निकाला, जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, डे ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं उसको। अच्छा, ये जो फार्मूला है, ये बेसिकली आइंस्टाइन ने बनाया था, डिराइव किया था, किसके लिए? फोटॉन के मोमेंटम के लिए, फोटॉन के लिए था। ठीक है, एज मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय। और फोटॉन जब हम कहते हैं तो हमारी मुराद क्या होती है? वेव के पार्टिकल? हमारी मुराद होती है पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि फोटॉन को हम लेते हैं बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी के तौर पे। तो ये किसी पार्टिकल का मोमेंटम। यहीं से डे ब्रॉय ने क्या किया? डे ब्रॉय सजेस्टेड दैट मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v शुड बी गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन। तो यही काम आप पार्टिकल के लिए भी कर लें। p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, और p को उसने क्या पुट कर दिया? mv। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये इस तरफ पसंद नहीं है तो, क्या आप इसको दो स्टेप में कर लें। पहले वही h ओवर लैम्डा, फिर इस p को आप लिख लें mv, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। फोटॉन के लिए आप एम वी यूज नहीं कर सकते, फोटॉन मैसलेस होता है, लेकिन किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए आप एम वी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर लैम्डा उधर ले जाएं और एम वी पूरा बंडल इधर आ जाए, तो क्या फार्मूला बन जाएगा वेवलेंथ का? एच ओवर एम वी।
where h is Planck's constant, m is the mass of the particle and v is the speed of the particle, जिसकी आप वेवलेंथ या वेव नेचर स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आगे वो मिसाल देगा आपको दो, एक बड़े ऑब्जेक्ट की एक छोटे ऑब्जेक्ट की, और ये भी देखेंगे कि बड़े ऑब्जेक्ट आप मैं कोई क्रिकेट बॉल फुटबॉल क्यों वेव नेचर शो नहीं कर सकते। where lambda is a wavelength associated with particle waves. Hence, an electron can be considered to be a particle and it can also be considered to be a wave. अच्छा, ये आखिरी आर्टिकल में इसने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया कि कब किसी पार्टिकल को पार्टिकल समझना है और कब किसी पार्टिकल को वेव समझना। बिहेव तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हम इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर समझें या पढ़ें? उसका बड़ा अच्छा उसने एक तरीका बताया आखिरी आर्टिकल में, वो बाद में बताऊंगा आप। फिलहाल वो कहता है द इक्वेशन 19.17 इज कॉल्ड de Broglie रिलेशन। अब वो दो ऑब्जेक्ट के लिए कंपैरिजन करने लगा है। पहले किसके लिए? बुलेट के लिए। यहाँ कहीं वो बताएगा राइफल बुलेट, यहाँ आप कहेंगे फॉर बुलेट, गोली जो है उसके लिए देखें कि वेवलेंथ कितनी है और क्यों हम नहीं समझते कि वो वेव नेचर शो कर सकती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस and ordinary speed has such a small wavelength that its wave effects such as interference and diffraction are negligible. उसमें वेव नेचर ना होने के बराबर। कैसे? अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a rifle bullet of mass 20 gram flying with speed of 330 मीटर per second will have a wavelength given by, फार्मूला यूज करें और वेवलेंथ निकालें। कौन सा फार्मूला यूज किया हमने? वेवलेंथ का फार्मूला h/mv, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये उसका, बल्कि वो उसने कैलकुलेशन की ही नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, पीछे किया नहीं था हमने? अच्छा, ये किया तो है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये उसका मैस और ये उसकी स्पीड, ठीक है, ये उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ कितनी आई? 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर। इतनी छोटी वेवलेंथ। छोटी वेवलेंथ से क्या होता है जी? मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास जो अभी तक वेवलेंथ हैं जितनी भी, ये उसका टेबल है। अच्छा, ये टेबल है और इसमें देखें सबसे छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो कौन सी हैं? गैमा रेज। और गैमा रेज की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? ये रेंज दिखाई इन्होंने, ये -11 से कहाँ तक? -14 मीटर, 10 रेज टू द पावर -14 मीटर। मतलब अभी तक हम किसी भी डिवाइस से, किसी भी जरिए से जो छोटी से छोटी वेवलेंथ डिटेक्ट कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो 10 रेज टू द पावर -14 मीटर है। ठीक है, -14 मीटर। और हमारे पास जो छोटी छोटी वेवलेंथ, और अभी जो बुलेट वाला हमने काम किया उसमें वेवलेंथ कितनी आई हमारे पास? 10 रेज टू द पावर -34 मीटर। तो ये वेवलेंथ इंतहाई स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ है। इसका मतलब इंतहाई कम वेव इफेक्ट्स शो करेगी ये बुलेट, यानी इसमें वेव इफेक्ट्स ना होने के बराबर होंगे। वो कहता क्या है? दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट is not measurable or detectable by any of its effects. अपने किसी भी इफेक्ट से ये डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है, कोई में वेव प्रॉपर्टी होगी नहीं। ये तो था किसके बारे में? बुलेट के बारे में, कितनी छोटी वेवलेंथ। अब आ जाते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की हेडिंग बना लें, फॉर एन इलेक्ट्रॉन की हेडिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मैस आप सबको पता है, इसके लिए भी फार्मूला वही लगाएं। कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h ओवर प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे इलेक्ट्रॉन का मैस और ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड एज्यूम की है, और वेवलेंथ ये आई। अब ये देखें कि ये वेवलेंथ 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, ये वही वेवलेंथ है जो एक्स रेज की होती है। एक्स रेज वेवलेंथ है ये, ठीक है, एक्स रेज वाली वेवलेंथ। और इतनी वेवलेंथ जाहिर बात है मेजरेबल है, डिटेक्टेबल है, हम कर चुके हैं मालूम। दिस वेवलेंथ इज इन एक्स-रे रेंज, thus diffraction effects for electrons are measurable
whereas diffraction or interference effects for bullets are not। ठीक है ना। तो जितना छोटा मैस होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा, और ज्यादा वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ मेजरेबल होगी, बहुत छोटी वेवलेंथ मेजरेबल नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये इसके पीछे रीजन थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर शो करते हैं और बुलेट्स वगैरह नहीं शो करते। इससे जो अगला आर्टिकल है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हर एक में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये इन्होंने डिब्रॉय का वो हाइपोथेसिस कंफर्म किया एक्सपेरिमेंट करके, और नोबेल प्राइज मिला। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें लास्ट में लिखा जी, फॉर हिज वर्क ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स Prince Louis Victor de Broglie receives a 1929 Nobel Prize। 27 क्या था, 1929 नोबेल प्राइज। और आगे क्लिंटन जोसेफ डेविसन, ठीक है, एंड जॉर्ज पेजेट थॉमसन, इसको जीपी थॉमसन कहते हैं, शेयर द नोबेल प्राइज इन 1937। इसमें जर्मन का नाम मिसिंग है, जर्मन डेविसन का असिस्टेंट था। ठीक है, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन पे उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है ना। जो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल एक दिखाना चाहा था, बताना चाहता था कि कंफर्मेशन कैसे हुई, वो भी सुने। यहाँ पे साइड पे डायग्राम देखें आप स्क्रीन पे, वहां पे क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे तो क्लियर नजर नहीं आ रही, यहाँ आपकी बुक्स में डॉट डॉट्स बने होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आए। और ये डबल स्लिट, जैसे फर्स्ट में था ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये डबल स्लिट्स है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स होते, वेव प्रॉपर्टीज इनमें होती ही ना, तो ये पार्टिकल इन दो स्लिट में से 1 और 2 इनमें से गुजरते और सामने दो ही इमेज बन जाते, 1 और 2। दो स्लिट थी, दो खिड़कियां थी, तो आगे दोनों खिड़कियों के सामने दो इमेज बन जाते। बस पार्टिकल तो ऐसा ही करते हैं। पर वेव्स क्या करती हैं, वेव्स जब किसी स्लिट में से गुजरती हैं तो स्लिट में से गुजरने के बाद वो फैल जाती हैं, और जब फैलती हैं तो आपस में क्या करती हैं, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस से क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, जैसे कि निचली डायग्राम में ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, स्लिट्स दो थी, 1 और 2, और पूरी स्क्रीन पे देखें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बन रहा है। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करते तो पैटर्न प्रैक्टिकली करके कौन सा बनता, पहले वाला ये। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं तो स्क्रीन पे पैटर्न कौन सा बनना चाहिए था, दूसरे वाला। अब जब प्रैक्टिकल किया गया तो क्या हुआ वो देखते हैं। कहते हैं इफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्ड एज डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट कहते हैं अलग अलग पार्टिकल्स, with no wave properties, they would pass through one or the other of the two slits, वो एक या दो स्लिट में से गुजरते, and strike the screen, causing it to glow and produce exact images of the slit। और स्लिट का एग्जैक्ट इमेज बन जाता है, जिस तरह की स्लिट है वैसा इमेज। दो स्लिट्स हैं, दो ही इमेज, और जिस शेप की स्लिट है उस शेप का इमेज। लेकिन जब असल में क्या होगा, इन रियलिटी, हकीकत में द स्क्रीन रिवील्स अ पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सिमिलर टू लाइट इज यूज्ड। जिस तरह लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, तो इलेक्ट्रॉन बीम का भी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इंटरफेरेंस किया, और इंटरफेरेंस प्योरली वेव प्रॉपर्टी, एंड इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम ईच स्लिट। लाइट हर स्लिट में से आके तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन बीम ने भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने भी लाइट की तरह वेव नेचर शो की है। ठीक है, तो ये था जनाब ड्यूअल नेचर, उसकी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछें। रिकॉर्डिंग मैंने इसकी कर ली है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है।